हाँ तो बच्चों प्यारे साथियों, आज की फिर अगली इस कड़ी के अंदर आपको याद ही होगा कि हमने ये आपसे वादा किया था कि बच्चों आज हम लोग परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, यानी परमाणु भार, अणु भार और तुल्यांकी भार के बारे में हम लोग जानेंगे। याद आया? यही कहा था बेटा कि आज मैं आपको परमाणु भार पढ़ाऊंगा, आज आपको मैं अणु भार, और ये बच्चों है तो बहुत छोटी मोटी चीजें, छोटी मोटी चीज है ना। अब परमाणु भार क्या है जी गुरुजी? परमाणु का भार, परमाणु भार। अरे परमाणु भार क्या चीज होती है, कहां से आई है, तो क्या है, ये सारी बातें हम लोगों को करनी हो। भाई ये तो करनी पड़ेगी ना, ये नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ये तो करना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरुआत करें मित्रों, हम परमाणु भार से। लेकिन उससे पहले जैसे कि हमारी आदत है कि हम आपको फ्लैशबैक में लेके चले। बच्चों आज तक की क्लास के अंदर हमने आपको पढ़ाया द्रव्य क्या है, हमने पढ़ाया परमाणु, परमाणु की खोज कहां से स्टार्ट हुई, ठीक है, कि भैया डाल्टन ने एक परमाणुवाद सिद्धांत दिया। फिर हम इस बात पर आए कि भाई जो अवपरमाणु कण है, हमारा जो परमाणु है, जो अवपरमाणु कण है यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनसे हमारा परमाणु बनता है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? हमारी केमिस्ट्री में सम एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में कितना बता रखा है यार? अरे कितना बता रखा है भाई, केवल तीन ही तो पार्टिकल बता रखे हैं। तो भैया इनकी खोज कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन चाचा कहां से आए, ठीक है, इन पे द्रव्यमान क्या है, इन पर आवेश क्या है, ये सारी बातें हमने जानी। तो ये जानी, अब हम लोग क्या समझेंगे? आज हम लोग समझने वाले हैं कि ये परमाणु द्रव्यमान होता क्या है। हमने आपको संकेत भी बतलाए थे बच्चों। तो हमने आपको एक संकेत दिया था, कुछ याद आना चाहिए आपको। मैंने कहा था कि बेटा मान लीजिए ये हमारे पास कोई तत्व है, ठीक है, ये हमारे पास एक सोना सा प्यारा सा हमारे पास तत्व है, और ऊपर हम लोग यहाँ ए लिखते हैं, नीचे हम लोग क्या लिख रहे हैं? जेड। ओके। तो इस तत्व के लिए जब आप ऊपर ए लिख रहे हो, तो एक ऊपर ए लिख रहे हो, उसका मतलब ये क्या है? ए आपके लिए हमने क्या कहा था कि ये क्या है बच्चों? ये है द्रव्यमान संख्या। क्या है बच्चों? द्रव्यमान संख्या। और इसी द्रव्यमान संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या है? ये है आपका परमाणु। मैं आपको एक चीज बताऊंगा बेटा, जिसके लिए मैंने पहले भी तुम लोगों से कहा था कि यार ये जो द्रव्यमान संख्या, ये परमाणु भार है, हम किस में नापते हैं? हम इसको नापते हैं एएमयू में। एएमयू, एएमयू, एएमयू का मतलब भैया, इसका मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ये हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई, ये क्या होती है, ये क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। आखिरकार ये है क्या भला? भक्तों, हे मेरे देवी देवताओं, आप इस बात को समझिए कि ये परमाणु द्रव्यमान यानी एएमयू जो है, ये आया कहां से? बेटा आपको ये पता ही है कि एक परमाणु में हमारे तीन परमाणु कण हैं। तो अगर परमाणु का अगर हम द्रव्यमान निकालेंगे, तो परमाणु के द्रव्यमान में हम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन तीनों को हम लोग शामिल करेंगे। आपको ये बात जानकर अच्छा लग रहा होगा, आप जानते हो मैंने बताया भी था कि प्रोटॉन जो है, इसका जो द्रव्यमान होता है, इसका द्रव्यमान मेरे भाई आपको पता था, मैंने आपको बतलाया है कि कितना था, -27 ग्राम की रेंज में आया था। और इलेक्ट्रॉन जो है, उनका मास कितना आया था बेटा? इसका मास आया था -31, 10 की रेंज, -31, 10 की रेंज -31 ग्राम, यानी ग्राम नहीं रे, ये किलोग्राम, ये आपने वहां पर ज्ञात किया था, ठीक है। और अगर ग्राम में बात करेंगे, तो ग्राम में आप जानते हो 10 की घात -24, और ये 10 की घात -28। और मैंने आपसे ये भी कहा था मित्रों कि अगर आप इन द्रव्यमानों को देखेंगे, तो आप ये मानेंगे कि इसका द्रव्यमान कैसे? मैं कहूं जी कि देखो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक हाथी का द्रव्यमान, और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक चींटी का द्रव्यमान, इतना फर्क है।
यानी जो चींटी का द्रव्यमान है हाथी के द्रव्यमान की तुलना में आप क्या मानते हो, उसको क्या मानोगे? नगण्य। अरे यारो, अरे मेरी बेटा बेटियों, मेरे साथियों, मैंने आपको यह भी बतलाया था कि देखिए आप ऐसे आप इसमें तुलना कर सकते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान मेरा द्रव्यमान मान लो, है ना, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान हमारा एक बाल के बराबर है, ठीक है। तो अब बताओ, अगर 100 बाल मिलकर भी इसका बात को मुकाबला नहीं कर सकते, 100 क्या कितने बाल ले लो यार। तो कहने का तात्पर्य ये रहा भैया, कहने का तात्पर्य ये रहा कि परमाणु का जो द्रव्यमान होगा, उस परमाणु के द्रव्यमान में हम प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करेंगे, हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की बात ना करेंगे। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को क्या मान लेंगे? अरे नगण्य है रे। चलिए मित्रों, चलिए अब हम बताते हैं कि परमाणु जो द्रव्यमान है उसकी हम लोग किस प्रकार से खोज की गई, या परमाणु के द्रव्यमान को आप किस प्रकार से समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस बात के लिए। आइए देखिए मित्रों, परमाणु भार के लिए चुना गया कार्बन 12 को, कार्बन 12 को परमाणु भार के लिए, परमाणु भार के लिए, भार के लिए क्या माना गया साहब? मानक। अब क्यों माना गया इसकी भी कहानी है। मानक यानी स्टैंडर्ड माना गया, माना गया है, ठीक है। अब इस कार्बन 12 का मतलब क्या हुआ दोस्त? इस कार्बन 12 का मतलब यह हुआ कि कार्बन 12 के अंदर क्या है साहब? आप तो जानते हो कार्बन 12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बच्चों, मेरे मन के सच्चों, आपको हमने बतलाया था कि यहां पर जो एटॉमिक भार है वो तो कितना है? 12। मेरे भाई प्रोटॉन कितने हैं इसके पास? 6। अरे मेरे भाई न्यूट्रॉन कितने हैं? 6। क्या आपको याद है मैंने क्या कहा था? ऊपर में से नीचे को घटाओ, न्यूट्रॉन को प्राप्त करो रे। ठीक है, तो प्रोटॉन हमारे पास 6 है, न्यूट्रॉन हमारे पास 6 है। तो जो ये परमाणु भार आपको 12 मिल रहा है, ये 12 कहां से मिला सर? ये 6 तो हमारे प्रोटॉन और 6 हमारे क्या हो गए? न्यूट्रॉन। 6 प्रोटॉन और 6 हमारे न्यूट्रॉन, इनका जो टोटल वेट आया वो हमने कितना माना? 12। वो है 12। ठीक है, यहां तक ये 12 आ गया। तो ये जो 12 आपने निकाला है, ये जो 12 हमने 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन का मास हमने निकाला है बेटा, ये जो मास आपने ज्ञात किया, तो आप 12 लेके चलते हो, ये 12 क्या है साहब? एएमयू। ये 12 क्या है? ये ग्राम नहीं है दोस्त, ये क्या हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एएमयू। और एएमयू को हम लोग बताएंगे कि आपका जो ये एक एएमयू का जो मान होता है, ये एक एएमयू बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई सारे कंपटीशन एग्जाम्स में आपसे मटक मटक के पूछा जाता है कि 1 एएमयू का मास कितना होता है, यानी 1 एएमयू किसके बराबर होता है, यह आपसे पूछा जाएगा मित्र। ठीक है, इसका जो मास हम लोग लेके चलते हैं वो इतना आता है दोस्त, ठीक है, इंटू 10 की घात -24 ग्राम। ये एक एएमयू का हमारे पास द्रव्यमान यानी मास हमारे पास प्राप्त होता है। एक एएमयू इतना होता है। अब ये एक एएमयू निकलकर जो आया, ये कहां से आया मित्र? देखिए, आप जो ये 12 एएमयू लेके चल रहे हैं, यहां पर क्या किया कि परमाणु स्पेक्ट्रम मिति से, परमाणु स्पेक्ट्रम मिति, परमाणु स्पेक्ट्रम मिति द्वारा, ठीक है, कार्बन 12 का, 12 के एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार ये ज्ञात किया गया। तो लगभग निकल कर आता है 1.99 इंटू 10 के रेज -23 ग्राम, ये निकल कर आता है। ठीक है, ये निकल कर आता है बेटा। ये परमाणु स्पेक्ट्रम मिति क्या है, ये इसके बारे में चर्चा हम लोग अभी नहीं करेंगे, हमारे ये कोर्स से अभी बाहर है। लेकिन बेटा, ये जितने भी जो परमाणु है, इनके भार को हम परमाणु स्पेक्ट्रम विधि के द्वारा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। वो अथक प्रयास ऐसे नहीं बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, बहुत अथक प्रयास किए गए, तब जाकर कार्बन 12 के एक परमाणु का मास, एक भार ज्ञात किया गया, द्रव्यमान ज्ञात किया गया, और वो कितना निकल कर आया? 1.99 इंटू 10 के -23 ग्राम। ठीक है, ये भी याद नहीं करना मेरे मित्र, आपको तो मैं समझा रहा हूं कि 1 एएमयू
आया कहां से? आइए सरकार, हम बात करते हैं कि हमारे पास 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन। अब इसका मास कितना है? 1.99 इंटू 10 के रेज माइनस ग्राम आया है बेटा। तो अब ये -23 जो ग्राम हमारे पास आ चुका है, ये 3 बना दूं, ये लीजिए सर, ठीक है। तो बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मास को हम क्या मान के चलते हैं? लगभग बराबर। अरे लगभग बराबर ही तो मानते हो यार, 1.672 और वो 1.674, बराबर ही मानते हो ना? तो बराबर माना तो मेरे भाई मैं कह सकता हूं कि 12 पार्टिकल्स, जो हमारे 12 पार्टिकल्स हैं, अब परमाणु जो कण है, इन 12 पार्टिकल्स का टोटल वेट कितना हुआ? 1.99 इंटू 10 की रेज -20 ग्राम। तो एक पार्टिकल का द्रव्यमान कितना हुआ सर? आप क्या करोगे? आप इसमें 10 की घात -23 में आप 12 का भाग लगा देंगे, तो आपको मित्रों, आपको संख्या मिल जाएगी ये वाली। ठीक है, देखा? क्या देखा? अरे देखा मेरे, देखा आपने मेरे यारो, देखा कि मेरी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है रे। ठीक है, ये जो एक पार्टिकल का जो मास आया बेटा, इस एक पार्टिकल के मास को ही क्या कहा गया? इसी को कहा गया एटॉमिक मास यूनिट। इसी को एटॉमिक मास यूनिट कहा गया। और आजकल इस एटॉमिक मास यूनिट को हम यूनिफाइड मास भी कहते हैं। आजकल, आजकल इसको क्या मानते हैं सर? आज को इसको यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, यानी हिंदी में बोलते हैं सर, तो यू से व्यक्त करते हैं, हिंदी में बोलते हैं एकीकृत, एकीकृत द्रव्यमान। ये इनको माना जाता है, इसको कहा जाता है आजकल। आजकल वो एन, बेटा ये एन नहीं लिखा जा रहा है ना, ये एन द्रव्यमान। तो एक एमयू की वैल्यू कहां से आई? एक एमयू की वैल्यू क्या है? मैंने आपसे कहा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे मित्रों, ये आपको याद रखना है। ये तो पूरी कहानी मैंने आपको जोड़ने के लिए बताई। मैंने आपको ये बतलाया कि आप समझ जाइए कि एक एमयू का मान कितना होता है। याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा ना सबको? चलिए, बड़ी अच्छी बात है अगर आपको याद रहेगा तो। अब बेटा हमारे पास क्या चीज आती है? अब हमारे पास ये आता है कि हमें क्या होना चाहिए? परमाणु द्रव्यमान याद होने चाहिए। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान हमें याद होने चाहिए। और मैं एक बात बता दूं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परमाणु द्रव्यमान याद करने के लिए, परमाणु द्रव्यमान को याद करने के लिए मित्रों, हमारे पास एक स्पेशल ट्रिक है। अब वो ट्रिक क्या है बेटा? मानी जा सकती है ट्रिक है, ठीक है, आप उस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन बेटा ज्यादा नहीं बता पाएंगे, उससे 20 तक के परमाणु भार ज्ञात होंगे। तो ज्यादा बेटर क्या है कि जो मुख्य है ना, हम उन परमाणु भारों को याद कर लें। ठीक है, और बेटा प्रैक्टिस होती है, आप लोग इनको याद कर लोगे अच्छी तरह से। चलिए, मैं अब आपको कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के परमाणु भार याद करवा देता हूं। चलें? तो चलें? क्या चलें? अरे भैया नोट कर लो, ये भैया रजिस्टर में नोट करो इन्हें। और कैसे करते हैं आपको पता है यार, वीडियो को पॉज करो, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, पटाक से इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें भाई, आगे आ जाओ। अब मेरे बच्चों, मेरे छोटे छोटे बच्चों, आ जाओ। अब हम लोग लेके चल रहे हैं कि भैया कुछ प्रमुख परमाणु भार। आपको मालूम है हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन भाई साहब की। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद हमारे पास हीलियम भैया आते हैं, फिर लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, आपको पता होना चाहिए बोरॉन आएगा, बोरॉन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद हमारे पास क्या आती है? हीलियम के बाद नियोन आती है। अरे बच्चों, बेटा ये इसके लिए परेशान नहीं होना है, ये मैं आपको आवर्त सारणी याद करवा दूं। कैसे याद करते हैं? वैसे मार्केट में काफी तरीके आ रहे हैं, आप उनसे आप आवर्त सारणी याद कर लेंगे। अब आप परेशान मत हो। यहां पर हम लोग बात करें परमाणु क्रमांक की, ये हमारे परमाणु क्रमांक की बात चल रही है साहब। ये परमाणु क्रमांक, इसका 1 आप जानते हो, इसका 2, इसका परमाणु क्रमांक 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, 7 आया रे, 8 आया, 9 आया और 10 आया। पहले इनसे निपट लेते हैं साहब, आइए साहब, पहले इनसे निपट लेते हैं। बेटा देखिए,
मैं फिर कह रहा हूं कि ये ट्रिक बेटा सब जगह काम नहीं करेगी, आपको याद ही करनी। ये तो बताओ बताऊं क्या है कि मान लीजिए कभी कुछ चीजें भूल गए तो ये काम लग जाएगी। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है 1.008 AMU हम लेके चलते हैं। लेकिन यार कौन इतनी चीज को कौन याद करे, इसको हम यही बोल देते हैं कि भैया तेरा मास कितना है, 1 AMU, 1 AMU। यानी हाइड्रोजन पर मेरी ये बात लागू नहीं हो रही। अब देखना मैं क्या क्या ही करूंगा थाने। मैं ये कहना चाह रहा हूं रे भक्तों कि अगर सम संख्या है तो सम संख्या को डबल कर देना। ठीक है, और अगर तुम्हारे पास ये जो परमाणु क्रमांक आर्योच है या विषम में है तो इनको डबल करके आप क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देना। फिर मैं कह रहा हूं, कह रहा हूं कि ये बेटा हर जगह लागू नहीं होगी। हाँ मोस्टली आप कर लोगे। और ये चीज ऐसी है मेरे बच्चों कि कहीं अपन भूल गए तो ये काम आ सकता है। जैसे अब जैसे हीलियम है, ये सम संख्या आ रही है, आप इसका डबल कर दीजिए, 2 × 2 कितना आएगा 4, इसका आ जाएगा 4 AMU। ये देखो लिथियम भाई साहब है बादशाह, ये विषम आर्योच है, तो काई करो, अरे इनको 2 से गुणा कर दो रे, और इसमें एक जोड़ दो, कितना आ गया 7 AMU। ठीक है, हमारे पास ये जो बेरिलियम है, बेरिलियम के लिए बेटा देखिए यहां पर ये इसके लिए लागू नहीं होगा। अभी बेरिलियम मैं थोड़ी देर बाद आपको बता दूंगा। बोरॉन के लिए आइए सर, बोरॉन हमारे पास विषम भैया है, 5 × 2 + 1 कितना आ गया 11 AMU। ठीक है, कार्बन सम छे भाया, डबल कर दे रे भाया, कत्तो आगो 12 AMU। ठीक है, नाइट्रोजन में एक चीज अपवाद है, ये थाने को याद हो जाएगा। ठीक है, इसको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्या होगा मैं अभी बता दूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है अरे बच्चों। अब आओ सर, ऑक्सीजन की बात कीजिए सर, 8 × 2 कितना आ गया 16 AMU। आपको गुरुदेव ये तो सब याद है हमें, अरे बेटा याद है, लेकिन बोरॉन फोरॉन हम भूल जाते हैं। अब आइए, ये हमारे पास क्लोरीन आंटी विषम में है, तो इसमें आपने एक जोड़ा, कितना आ गया 19 AMU। ये लीजिए साहब, नियोन भाई साहब सम में है, 10 × 2 कर दिया 20 AMU। लीजिए सर, भटकते हुए भड़कते हुए आ गया हमारे पास 20 AMU। अब बचा नाइट्रोजन और बेरिलियम। देखो भाई ऐसा कर सकते हो, इनको हम लोग स्विच कर दें। स्विच कर दें का मतलब, जो इसमें जो नियम लगना था वो इधर लगा दें, और जो इसमें नियम लगना था ना वो इसमें लगा दो। तो देखो कहीं कर दो, आ जाओ। बेरिलियम जो सम था, इसमें आपने 2 से गुणा करके इसमें एक जोड़ा रे मेरे भक्तों, क्या आ गया 9 AMU। नाइट्रोजन विषम है, लेकिन इसको समझिए, और ये कितना आ जाएगा 14 AMU। ठीक है, इस तरह से मेरे बालकों, हे बच्चों, हे देवताओं, ठीक है, हे शेर शेरनियों, ठीक है, आपको ये द्रव्यमान संख्या याद हो जाएंगी, परमाणु भार याद हो जाएंगे। ठीक है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई टेंशन को नहीं गए, साल बाद चालो जी आ जाओ फटाफट, जल्दी जल्दी कर लियो थे। ठीक है, आ जाओ साहब। अब देखिए बेटा, पहले इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं अब आगे बढ़ता हूं। नोट कर लिया होगा, आइए सरकार। अब देखिए, मैं आपको 20 तक के लिए भी थोड़ा बता देता हूं। ठीक है, आइए सर। अब नियोन चाचा आगे हैं, अब उसके बाद कौन आएगा, आप जानो हो, रकुणाइलो, सोडियम आएगा। सोडियम के बाद हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, फिर हमारे पास एल्यूमिनियम आ रहा है, फिर हमारे पास क्या आ रहा है, सिलिकॉन आ रहा है, फिर हमारे पास फास्फोरस आ रहा है, फिर हमारे पास सल्फर आ रहा है, क्लोरीन आंटी आ रही है, और फिर हमारे पास भटकता हुआ आर्गन आ रहा है। यानी ये इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11, ये 12, ये 13, ये 14, या 15, या 16, और 17, और कहीं गो 18 गो। ठीक है, यहां तक पहुंच गए आप। अच्छा, अब आ जाइए सर, इसके बाद हमारे पास पोटेशियम है, और इसके बाद हमारे पास कैल्शियम जाता है। ये 19 आ गया, और ये 20। दोस्त फिर देखना, ये कि ये विषम है मेरे भाई,
11 इंटू 2, इसमें एक जोड़ो, कितना आ गया? 23 AMU। भाइयों, सम आ गया, करते रहे, कितना? 24 AMU। एल्यूमिनियम, भैया विषम है रे, 27 AMU। ठीक है भैया। सिलिकॉन, आर एस सिलिकॉन, अब इसका कितना हो गया? 28 AMU। ठीक है भाई साहब, 15 2, अब +1 कर दीजिए, 31 AMU। हमारा सल्फर 16 इंटू 2 कितना आ गया? 32 AMU। AMU। ठीक है। क्लोरीन आंटे 17 इंटू 2 +1 कितना आएगा? 35। थोड़ा सा एक काम कीजिए सर, वैसे एक बात बताऊं बेटा, क्लोरीन का जो द्रव्यमान होगा ना वो 35 और एक 37, क्योंकि क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं और इनसे फिर हम लोग ज्ञात करते हैं ये 35 आएगा। क्यों आएगा 35.5? इसका क्या लफड़ा है, क्या लोचा है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों। अब आइए आर्गन। आर्गन हमारे पास जो ज्यादा आ रहे हैं वो आप जानते हो कि कितना आना चाहिए? 36 आना चाहिए। आर्गन जो है, यहां पर आर्गन जो है ना, ये थोड़ा हमारा अपवाद के रूप में आप लोगों को ये नजर आएगा। ठीक है। और इसका 36 ना होकर नियर अबाउट ये 39 AMU के बराबर आता है। ठीक है, 39 AMU के बराबर ये हमारे पास आता है। 39 से कुछ कम होता है दोस्त। ठीक है। और ये जो हमारा पोटेशियम है, पोटेशियम कितना आएगा? 19 इंटू 2 +1, यानी ये आ गया 39 AMU। और कैल्शियम चाचा को तो आप जानते ही हो, कैल्शियम चाचा ये 20 इंटू 2, यानी कितना आ गया? 40 AMU। बेटा मैंने ये कोशिश की है आपको ये चीजें थोड़ी सी याद दिलाने की। आप देखिए कुछ ज्यादा अपवाद नहीं है, थोड़ा सा बातों को समझने की आवश्यकता है। अब आइए, अब मैं कहानी बताने वाला था कि ये जो क्लोरीन है ये 35.5 कैसे आई। भक्तों, जिनके समस्थानिक होते हैं, ये समस्थानिक क्या बला है बच्चों? समस्थानिक में मैं बताने वाला हूं, अब इसी के बाद मैं समस्थानिक भी लूंगा। ठीक है। तो बच्चों मैं ये कहने वाला हूं कि जिनके समस्थानिक ज्ञात है ना, उनके द्रव्यमान जो होते हैं, उनके जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं, वो द्रव्यमान जो आते हैं वो एक्चुअल में उनका औसत आता है, औसत परमाणु द्रव्यमान। जैसे हमारी क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन बेटा दो हैं, दो समस्थानिक हैं, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन है हमारी, एक क्लोरीन है हमारी 37। ये दो बेटा क्लोरीन के समस्थानिक हैं। यहां प्रकृति के अंदर ये 3:1 में मिलती, ये क्लोरीन प्रकृति में कितनी? ये इस अनुपात में मिलती। तो अब काय करो, एक औसत क्या निकालोगा थे? या तो इसको इससे गुणा करके, इसको इससे गुणा करके जोड़ के फिर 4 का भाग लगा दो, नहीं तो चलो देसी तरीका करते हैं, देसी गर्ल, देसी तरीका। ठीक है, आ लो, अरे अच्छी तरह लिख दो रे, कब भयो, ले भाई, 35 35 35 और इधर आ गया 37, टोटल 4 का भाग लगाओ भाई। अब थे देखो कितना आ गया, कितना आया रे मित्र? 35 35 कितना आ जाएगा? 71, और इसको भी 35 35 माने 71, 71 71 कितना आ गया? 142, और दो और जोड़ दो रे, 143, 143। इसमें हम लोग भाग लगा रहे हैं 4 का, 4 दिया 12, तो ये आ गया, तो ये 5 बार जाएगा और फिर आप देख लीजिएगा जो भी आएगा 35.5 के लगभग हमारे पास संख्या आ जाएगी। इस तरह से क्लोरीन का जो परमाणु भार ज्ञात किया गया वो ये 35.5 आपके लिए ज्ञात किया गया। उम्मीद है कुछ बातें मेरी समझ में आई होंगी। अब इनके अलावा भी बेटा कुछ जो तत्व हैं उनके आपको परमाणु भार याद कर लेने चाहिए, उनके भी परमाणु भार आपको याद हो जाने चाहिए। तो बेटा कुछ और थोड़े से तत्व और हैं। अरे मेरे भाई, अरे मेरे बेटा, अरे मेरे साथी रे, तू इसको उतार ले रे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए बड़ाक से आगे बढ़ते हैं, बड़ाक से आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ और तत्वों के हम लोग परमाणु भारों को देख लिया जाए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद होनी चाहिए। एक आइए ब्रोमीन आंटी की बात कर लेते हैं। ब्रोमीन, ब्रोमीन
ब्रोमीन का 80 होता है साहब, ठीक है, 18 AMU। हम लोग आयोडीन की बात कर लें, आयोडीन 127 AMU होता है बच्चा, ठीक है। हम लोग बात कर लें आयरन की, आयरन की 56 AMU होता है, ठीक है। हम लोग बात कर लें भैया, एक सिल्वर ले लो, सिल्वर होता है 108 AMU, ठीक है। अब पॉइंटों में आप इधर उधर थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर उधर देख लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे और भी आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे, ज्यादा आपको टेंशन नहीं करनी है, ये आपको परमाणु भार याद हो गए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं मित्र, जैसे मैंने आपसे कहा कि नाइट्रोजन का परमाणु भार, मैंने आपसे कहा कि नाइट्रोजन का परमाणु भार बता, तो तुम कहोगे नाइट्रोजन का परमाणु भार गुरुदेव अभी तो बताया था, आपने देखा था 14 AMU। मेरे मित्र, ये 14 AMU मैं इसको ग्राम में व्यक्त करना चाहता हूं तो कैसे करूं? 1 AMU को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपने अभी देखा था हमने लगभग इससे 1.6 इतना वैल्यू लिया था, ठीक है, 66 ले लीजिए, इंटू 10 के रेज -24 ग्राम्स, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 6605 यार, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा साहब, इसका भार आ जाएगा, और वो किस में आएगा, वो भार हमारे ग्राम में आ जाएगा, ठीक है। इससे हमें मल्टीप्लाई कर दें तो, ठीक है, और कर दोगे यार आप लोग, ग्राम में निकाल दोगे, ठीक। ये ग्राम में अगर व्यक्त करना हो तो इस प्रकार, और अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इसको ग्राम में व्यक्त कर रहा हूं तो आप देखिए कितनी स्मॉल संख्या यहां पर हमारे पास आनी है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? अभी मैं उस बात पे नहीं जा रहा, मोल वगैरह पे अभी नहीं जा रहा, अभी आप इस बात को समझ समझ गए आप बात को। तो यहां पर हमारी जो कहानी है वो परमाणु भार की कहानी, मेरी बात आपने समझी। एक बात और समझा दूं आप, एक बार आपको यह समझना है कि अगर भार की कोई परिभाषा पूछे तो आप परमाणु भार की परिभाषा कैसे बोलते हैं? किसी तत्व का वह भार जो कार्बन 12 के 12वें भाग से जितना अधिक गुना भारी है वो ये बतलाता है, तो वो उसका क्या हो जाएगा साहब, उसका परमाणु भार कहलाता है। ये डेफिनेशन आपने बचपन में पढ़ी होगी। अब आइए, अब हम लोग बात करें आपसे एक और तड़कते भड़कते टॉपिक पर, और वो है साहब हमारा अणु। बच्चों, अणु भार क्या है साहब? अणु भार क्या है? मॉलिक्यूलर मास, अणु भार, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास अणु भार है क्या भला? भाई, जो अणु हैं वो किससे बनकर बने हुए हैं? वो परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। ये परमाणुओं से बने होते हैं, परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई, अगर मैं अणुभार की बात करूं तो मैं ये क्या ये नहीं कह सकता कि अणुभार का मतलब क्या हुआ? अणुभार का मतलब हुआ कि अणु में उपस्थित, अणु में उपस्थित, उपस्थित विभिन्न परमाणुओं का, परमाणुओं के का परमाणु भार का क्या, ये योग, ठीक है। अरे गलत लिख दिया रे, कीजिए योग होता, ठीक है। अणु में उपस्थित परमाणुओं के परमाणु भारों का बीजीय योग क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं अणु। एक शब्द और है, वो है परमाणुकता। और वो परमाणुकता क्या होती है सर? अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या, वो उसकी क्या कहलाती है साहब? परमाणुकता कहलाती है, ठीक है। फिलहाल तो आप इस बारे में थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि अणुभार मतलब क्या हुआ? अणुभार क्या हुआ बच्चों? अणु में उपस्थित परमाणुओं के बीच के योग। चलो रे, जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं, क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना होता है कि जब तक अपन उदाहरण नहीं लेंगे तब तक हमें बात समझ में नहीं आएगी।
चलिए सर, हम एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण में हम एक बात को समझेंगे। और वो क्या बात को समझेंगे, चलिए मित्र, फटाफट आइए सर। मैंने उदाहरण के तौर पे एक छोटा सा बच्चा लिया, CO2 का मुझे चाहिए। मुझे निकालना किसका है, क्लोरीन का निकालना है मान लीजिए। मैं ये ले लेता हूँ, NaCl ले लेता हूँ। मैं थोड़ा सा और थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट लेके आता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकाल लेता हूँ। भाई हम लोग एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भाई हम लोग कुछ और ले लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निकाल लेते हैं हम लोग। तो इनके कुछ और एक मैं ये ले लेता हूँ सर, ये हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज हमसे बहुत पूछा जाता है, ये भैया ग्लू 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 है, ग्लूकोज है। और इनका हम लोगों को क्या निकालना है सर, इन सब का मुझे अणुभार ज्ञात करना है। बेटा बड़ी ही आसान तरीका है। क्या करना है, आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन का कितना होता है, कार्बन 12 होता है, ठीक है। कार्बन के और समस्थानिक भी होते हैं, लेकिन जो प्रकृति के अंदर जो स्थायी होता है वो तो कार्बन 12 होता है। अब बताइए ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 2 हैं। तो बेटा ये जो संख्या होती है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, परमाणु भार से गुणा कर देते हैं। इसका परमाणु भार कितना है ऑक्सीजन का, 16, ठीक है। अब आप बताइए कितना, ये 12, ये 32 और ये टोटल आ गया 44। लेकिन ध्यान दीजिए ये किस में निकाला है आपने, AMU, ठीक है। आप क्लोरीन आंटी की बात कीजिए ना, 2 इंटू 35.5 कितना आ गया है यार, 71 AMU। आप NaCl देवता की बात करो ना यार, सोडियम अंकल 23, ये कितना 35.5, टोटल जोड़ो रे 58.5, क्या आ गया सर, AMU। बताओ कहीं दिक्कत आ रही है तमन को, रे कितने कीजिए भैया। चलो देख, कैल्शियम का तो है भाई, कैल्शियम 40 आगो। और यहां पर मेरे बच्चों, मेरे मन के सच्चों, ऑक्सीजन कितना, 16, हाइड्रोजन कितना, 1, और इस पूरे को गुणा कर दो रे 2 से। देखिए कैलकुलेशन आपको कैसे भी, आप आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप तुरंत कर सकते हैं। आप आ जाइए, बताइए सर, 40 हुआ और ये 17 दूना कितना होता है जी, फिर जानते हो रे, 17 दूना क्या होता है रे मित्र, जानते हो तो कितना आया रे, 74। बोलो, ठीक है, ताराराना, बोलो ताराराना। तो आप जाइए, अब एल्यूमिनियम की बात कर लीजिए सर, मुझे मालूम होना चाहिए एल्यूमिनियम चाचा तेरा कितना है रे, अरे 27 है रे, ठीक है, 2 है रे। ऑक्सीजन आंटी 3, ये लो सर, आप इस तरह से इसको निकाल लीजिए, कितना आएगा, ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। लगभग 50 मान लो, तो ये आ गया 104, 104 में 2 कम कर दो, 100 AMU। क्या आप मेरे लिए ग्लूकोज का अणुभार निकाल सकते हैं, ठीक है। निकाल सकते हैं तो कमेंट्स करके बताइए आप, मैं वेट करता हूं। वीडियो पॉज कर लीजिए, आप निकालिए और कमेंट्स कीजिए, फिर देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। चलूं, आ जाओ। तो देखो भाई, कार्बन का तो 6 भैया, अरे कार्बन 12, 6 6 आगो रे। हाइड्रोजन कितने हैं रे, 12 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन आंटे 16, तो कितना आएगा मेरे भाई, ये टोटल आप निकाल लोगे लगभग 180 AMU के बराबर आने वाला है, ठीक है। ये तो देखो 72 आ गया, ये आ गया 12, यानी ये हो गया 84। 84 में आप लोग ये कितना आएगा, 16 पंजे 16 छिक्की 96, तो ये आपका 180 के करीब आ जाएगा साहब, ये 180 आ जाएगा हमारा, ये 180 ये हो गया बेटा आणविक द्रव्यमान। आप बात करेंगे अणुभार की बात कर लो, आप आणविक द्रव्यमान की बात कर लो, ये यहां तक बात समझ में आ गई। ये तो ज्यादा कुछ भी नहीं था यार, ये तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए आसान होने वाला है, ठीक है। ये आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए ना यार, कमेंट्स कीजिए ना, ठीक है। क्यों भाई, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब चलिए, अब हम लोग कहां बात करें, अब हम लोग भड़कते तड़कते भड़कते अब एक और द्रव्यमान पर चल रहे हैं, इसका नाम है तुल्यांकी भार। बच्चों
तुल्यांकी भार, अणुभार, परमाणु भार में क्या अंतर है मैं भी बताता हूं। उससे पहले मैं थोड़ी सी जगह दे दूं आपको, जिससे कि आप लोग इस एक्सरसाइज को उतार सको। ठीक है, इस एक्सरसाइज को आप उतार सको, इतनी जगह मैं आपको दे देता हूं, आप इसको फटाफट उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते। चलिए साहब, तो अब आइए, अब हम बात करते हैं तुल्यांकी भार। बहुत लोगों को इस तुल्यांकी भार में बड़ा ही जकड़ रखा है यार, बड़े परेशान कर रखा है। व्हाट इज ठीक है। तो यार इक्विवेलेंट जो वेट है, यानी कि तुल्यांकी भार है, वो तुल्यांकी भार आखिरकार होता क्या है? आइए चलिए इसको भी जान लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। ठीक है साहब, भाई शब्द कह रहा है तुल्य करके आंखों भार। तुल्यांकी भार, अणुभार, परमाणु भार, इनमें क्या अंतर है कि तुल्यांकी भार आपको बताता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कि किसका कितना वेट दूसरे के कितने वेट से क्रिया करेगा। अणुभार परमाणु भार में ये फैसिलिटीज नहीं है, कितना अणुभार करेगा, नहीं ऐसा नहीं है। अपन इसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं, ठीक है, परेशान मत होइए, इसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं हम लोग। मान लीजिए सर हमारे पास एक पदार्थ है, सब्सटेंस है, और इस पदार्थ का x ग्राम हमने ले रखा है। तो इस पदार्थ का x ग्राम हाइड्रोजन के 1 ग्राम से, हाइड्रोजन हमारे यहां पर ऑक्सीजन का 8 आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन का हमने कितना लिया? 8। हाइड्रोजन का 1 हमने ले लिया। आप यहां पर जो है ले लिया है, आप यहां पर चांदी भाई साहब ले सकते हैं। चांदी का 108 ग्राम। ठीक है, ये लीजिए, थोड़ा सा इसको सही कर दिया जाए। कार्बन ले लीजिए, कार्बन का 12 ग्राम, ये रह गया, ये लीजिए। यानी हमें ये पता लगाना है, हमें ये बात याद करनी है, एक पदार्थ का कितना ग्राम हाइड्रोजन के 1 ग्राम से या तो संयोग कर ले, कंबाइन हो जाए, संयोग करे, या फिर उसे विस्थापित कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे उसको। ठीक है, विस्थापित करे। हाँ जी, तो पदार्थ का x ग्राम यदि 1 ग्राम हाइड्रोजन को विस्थापित करता है या उसके साथ संयोग करता है, तो ये जो x ग्राम आप उस पदार्थ का लेके चल रहे हो, ये उसका क्या है? तुल्यांकी भार। ये उसका क्या हुआ? तुल्यांकी भार हो गया। वापस बोलूं, हमने क्या कहा भाई? हम ये कह रहे हैं कि इस पदार्थ का जो x ग्राम है वो हाइड्रोजन के 1 ग्राम से संयोग करे, या फिर हम कहें कि वो 1 ग्राम हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे, तो मेरे भाई ये जो x ग्राम जो उसकी पदार्थ की मात्रा थी, वो उसका क्या कहलाएगा? वो उसका तुल्यांकी भार कहलाएगा। अगर वो तत्व हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करता है या हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है, तो हम ऑक्सीजन आंटी के लिए बात करेंगे। और अगर वो ऑक्सीजन आंटी से भी संयोग नहीं करता है, तो हम कार्बन भैया को लेके चलेंगे। अरे यार वो उससे भी संयोग ना करे तो हम सिल्वर को ले लेंगे। और अगर उससे भी ना करे तो और तत्वों के परमाणु भार भी हम ज्ञात कर लेते, उसके साथ वो कितने उसका पदार्थ का कितनी मात्रा उसकी संयोग करेगी, वो उसका तुल्यांक भार कैसे से निकाल लेते हैं। भाइयों, अगर आपको अभी ये चीज समझ में नहीं आई तो टेंशन नको। अभी मैं पहले आपको ये बता देता हूं कि किसी भी एक तत्व के लिए हम कैसे तुल्यांकी भार की गणना करते हैं। और बेटा तुल्यांकी भार की गणना करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, केवल एक ही तरीका है दोस्त। और वो तरीका क्या है कि अगर परमाणु हुआ तो परमाणु भार ले लीजिए, तुल्यांकी भार ज्ञात करने का तरीका। ठीक है, तुल्यांकी भार ज्ञात करने हेतु सूत्र थारे कने मैं लेयर आ रही हूं कहीं छपाया। सूत्र छे कि परमाणु अगर है तो परमाणु भार ले लीजिए,
अणु, तो अणु भार ले लो, ठीक है। अगर अणु भार नहीं है, ठीक है, अणु भार नहीं है, तो भैया उसका सूत्र भार ले लो, यानी कि आयन सूत्र भार ले लो। तो कहने का तात्पर्य जो भी दे रखा है उनका भार आप ऊपर ले लीजिए और उसको n से भाग लगा दीजिए। n क्या है? इसको बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर, संयोजकता गुणांक। ये संयोजकता गुणांक कहलाता है और ये संयोजकता गुणांक हर के लिए अलग अलग होता है। वैलेंसी फैक्टर है ये सर, ठीक है, ये वैलेंसी फैक्टर है, ठीक है, संयोजकता गुणांक है। हर परिस्थिति में संयोजकता गुणांक अलग अलग होता है। और कैसे होता है? अगेन यार, आप कहोगे साहब एक पहेली से उलझे सुलझे नहीं, अब दूसरी पहेली में आपने उलझा दिया। लेकिन रुकिए, उदाहरण दूंगा, बात समझ में आएगा, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। तो हम लोग तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? ये हमारे पास फॉर्मूला है, आप उसको वैलेंसी फैक्टर के साथ उसका डिवाइड कर दीजिए और ये वैलेंसी फैक्टर हर जगह अलग अलग लगेगा। वो क्या लगेगा मैं बताऊंगा ना आपको। भक्तों, एक कार्य करो ना, जितना नोट आप ये कर सकते हो उतना नोट कर लीजिए। अब मैं आपको आगे की यात्रा पर ले चलता हूं। आइए सर, आगे की यात्रा पे चलते हैं। आपको तत्व का तुल्यांकी भार निकालना है, ठीक है, तत्व का तु भार, तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। तो अगर आपको तत्व का तुल्यांकी भार निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे दोस्त? हमारे पास फॉर्मूला क्या है? तत्व का भार बटा उसकी संयोजकता। बेटा, जब पीरियोडिक टेबल्स पढ़ाऊंगा ना तो सबकी संयोजकता मैं आप लोगों को समझा दूंगा। संयोजकता का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई तत्व कितने अन्य तत्व के साथ संयोग करेगा या कितने बंध बनाएगा, ठीक है। अब ये है ना बेटा, आवर्त सारणी पे इस पर डिपेंड करता है। आवर्त सारणी पे आप आवर्त सारणी में संयोजकताओं को इस तरह से याद कर सकते हो बच्चों, अभी तो फिलहाल, कि देखिए कि समूह एक के तत्वों की संयोजकता एक होगी, समूह दो के तत्वों की संयोजकता दो होगी, और समूह 13 के तत्वों की संयोजकता तीन होगी, समूह 14 के तत्वों की संयोजकता चार होगी, समूह 15 के तत्वों की संयोजकता दो होगी। मैं अभी आपके लिए लिख देता हूं, है ना, एक बार लिखूं। चलिए, ये समूह एक आवर्त सारणी को याद तो वो, और आगे आने वाले टाइम में मैं आपको आवर्त सारणी याद करा दूंगा, ठीक है। ये लीजिए सर, ठीक, यहां पर हम लोग ले लेते हैं लिथियम, यहां पर हमारे ले लेते हैं बेरिलियम, ये आ गया आपका बकनॉफ, लीजिए। देखिए, समूह एक के तत्व की जो संयोजकता होती है वो एक होगी, समूह दो के तत्वों की संयोजकता दो, समूह तीन के तत्वों की संयोजकता तीन, तीन, और आप नीचे जाएंगे तो नीचे के तत्वों के लिए एक और तीन मिलेगी, और यहां पर इसकी संयोजकता चार। आप नीचे जाएंगे तो आपको दो और चार इसकी संयोजकता मिलेगी, ठीक है। यहां पर इसकी संयोजकता कितनी होती है सर? तीन होती है। और अगर आप इस नाइट्रोजन को छोड़ देंगे और नीचे के तत्वों की बात करेंगे तो और पांच होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता दो, नीचे जाएंगे तो ऑक्सीजन की संयोजकता आपको दो भी मिलेगी, चार भी मिलेगी और छह भी मिलेगी। यहां इसकी संयोजकता एक, लेकिन अगर आप इसके नीचे जाएंगे तो एक, तीन, पांच, सात, ये एक संयोजकता का एक हम आपके लिए क्या लाए हैं साहब? एक ट्रिक लाए हैं। ये आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए, इससे आपको याद हो जाएगा। अब जैसे मैं सबसे पहले ले लेता हूं कि मेरा हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार आपको निकालना है, ठीक है। हाइड्रोजन का थोड़ी अच्छी राइटिंग में लिख देते हैं कि हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार। तो हाइड्रोजन का भार कितना? 1.008, या आप वन भी मान सकते हैं। संयोजकता भाईजान की एक, तो हमारे पास इसका तुल्यांकी आ गया, ये लीजिए, ये इसका तुल्यांकी भार आ, ठीक है। अब जैसे मैं आपके लिए निकालने जा रहा हूं, जैसे अपन ने कार्बन का निकाला था, ठीक है, कार्बन का तुल्यांकी भार ये हम लोग निकालते हैं। कार्बन का हम लोग तुल्यांकी भार निकालने जा रहे हैं, ठीक है। या कार्बन क्या, हम लोग कुछ और भी इसमें कार्बन क्या, मैं स्टार्टिंग से ले लेता हूं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग से ले लेते हैं और ओबेन नालाय को, ठीक है, ये लीजिए। यहां से हम कार्बन को लेके चलते हैं
पेन निकल जा। हाँ, यहां पर हम लोग कुछ और भी ले लेते हैं, जैसे जैसे कार्बन वगैरह तो आपको याद हो गया, कार्बन का तो ज्ञात है मेरे को। मैंने ले लिया सर एल्यूमिनियम का तुल्यंकी भार। हाँ जी, एल्यूमिनियम कितना हो गया? अभी अभी आपको बताया था 27 है, और इसकी संयोजकता कितनी आती है साहब? 3। तो हमारे पास आ गया 9। तुल्यंकी भार कितना? 9। ठीक है, आप सल्फर का ले लीजिए सर, सल्फर का तुल्यंकी भार निकाल लीजिए। तो कैसे निकालूंगा? सल्फर 32। अरे भैया, सल्फर कितने है? सल्फर है हमारा 32। सल्फर की संयोजकता कितनी होगी सर? 2। तो ये हमारे पास आ गया 60। ओके, ऐसे आप निकाल सकते हो। आप नाइट्रोजन वाइट्रोजन जिसी के लिए भी आपको निकालना हो, आप उसके लिए इजीली उसकी मतलब इजीली आप लोग निकाल सकते, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ तत्व के लिए, हम लोग इसके लिए निकालेंगे कैसे? अब अगर आपको निकालना हो, ये तो तत्व के लिए बात आ गई भाई, ठीक है। अब अगर हमें निकालना हो, जैसे हमने निकाला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तुल्यंकी भार निकालना, तो इसके लिए आपको मैं एक तरीका बताता हूं कि यहां पर इसका क्या आ जाएगा? अणुभार, और नीचे क्या आ जाएगी? संयोजकता इनटू परमाणुकता। संयोजकता के साथ इसकी परमाणुकता को भी आप लोग यहां पर ले लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ऑक्सीजन का तुल्यंक भार कितना लूंगा बेटा? अणुभार कितना हो गया? 16 दूना 32, ठीक है। और संयोजकता ऑक्सीजन की कितनी भैया? संयोजकता 2। और परमाणुकता कितनी भैया? इसकी 2। तो कितना आ गया बेटा? नीचे 4, यानी इसका कितना आ गया? 8, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इनके लिए क्या कर लीजिए, आप निकाल सकते हो, ठीक है, अणु के लिए और तत्व के लिए। अब अगर किसी आयन के लिए निकालना पड़े, तो आयन के लिए कैसे निकालना पड़े? पहले तो फटाफट क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आयन के लिए भी निकालता हूं। देखिए, अगर मुझे आयन के लिए निकालना पड़े, तो आयन के लिए तुल्यांकी भार, बेटा हमारे पास तरीका यह है कि आयन के लिए तुल्यांकी भार अगर आपको निकालना है, तो यहां पर आयन सूत्र भार, और इसमें आप लोग क्या कीजिए, इस पर उपस्थित आवेश का संख्यात्मक मान ले लीजिए। तो इसका एन फैक्टर क्या है? वो ये है, ठीक है। जैसे आप बात कीजिए सर कार्बोनेट का तुल्यंकी भार निकालना, कार्बोनेट का तो भार निकाल रहे भाया, कार्बन कत्तो आएगो? 12 आएगो। और ऑक्सीजन अंटे, अंटे कितनी? ऑक्सीजन के लिए कितना निकाल रहे हो बेटा? ऑक्सीजन का परमाणु बोलो, 16 आ गया, 16 48 बटा टोटल आवेश कितना है? 2। तो कितना गया? 8/2, यानी कितना? 30। सल्फेट का निकालना है यार, सल्फेट का निकालते हैं, है ना, का तुल्यंकी भार कैसे निकालूं? सल्फर 32, हाँ जी, ऑक्सीजन एंटी 4 है, 16 चौकू 64, यही होता है, बटा 2, यानी 96/2, यानी कितना आ गया? 48। यार चल यार, एक काम करते हैं, अमोनियम आयन का निकालते हैं, अमोनियम आयन का। तो भाग कैसे निकालते हैं? ये तो कहते हैं 4 और इस पे 1, यानी 18। आप मान लीजिए निकालना चाहते हो एल्यूमिनियम आयन का तुल्यंकी भार, तो ये आ गया 27/3। तो किसी भी आयन का आप लोग तुल्यंकी भार बड़े ही प्यार से, नाजो ख्याल से निकाल सकते हो, ठीक है। फटाक से नोट किया जाए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हे मित्र, अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब की बार हम लोग क्या लेके चलते हैं बेटा? हम लोग लेके चल रहे हैं अम्ल
हम लेके चलेंगे क्षार और हम लोग लेके चलेंगे लवण, इन तीनों को लेके। ठीक है, सबसे ज्यादा यार इनके लिए काम में आती है। तो चलिए सर, आ गया, नोट कर लिया। अब देखो, देखो लाला लालियों, देखो अब हम लोग निकाल रहे हैं लवण का तुल्यंकी भार। लवण, लवण का तुल्यंकी भार ज्ञात करने जा रहे हैं। तो लवण का तुल्यंकी भार कैसे निकालोगे? आप इसका तुल्यंकी भार ऐसे निकाल सकते हो। देखो तुल्यंकी भार दो तरीके से निकालना। लवण का भार, लवण का द्रव्यमान है ना, बटा कुल कुल धनावेश या कुल ऋणावेश, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो तुल्यंकी भार, धनायन का तुल्यंकी भार निकाल लो और उसमें जोड़ देना ऋणायन का तुल्यंकी भार। जैसे 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 मारे कने आगो कहीं आगो कैल्शियम सल्फेट का तुल्यंकी भार निकाल। तो देख दोनों तरीके, पहले तो कैल्शियम सल्फेट का टोटल भार निकाल ले यार, 40, सल्फर 32 और ये ऑक्सीजन 16 बेटा, तो 16 चौको 64 है। और बटा कैल्शियम पर कुल धनावेश कितना, +2, सल्फेट पे कुल ऋणावेश कितना, -2। अगर आपको नहीं मालूम ना ये, तो आगे बता दूंगा, टेंशन मत करना। जब अपन प्रेडिक्ट टेबल पढ़ेंगे तो इन चीजों को भी मैं बता दूंगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो कैल्शियम पर टोटल आवेश कितना, +2, या सल्फेट पे कितना, -2, तो मैं क्या करूं, 2 से इसको भाग लगा दिया। अब बताओ कितना हो गया, ये तो हो गया साहब 104, 104, 136। एक बार देख लो जी, ये कितो आगो, 6 आगो, ठीक है, और ये 9, 136 बटा 2, यानी कि 6 दूनी 2 की 12, और एक तो ये आ गया, ये लो सर 68 आ गया। ठीक है, आप है ना इसी को इस तरीके से भी तो निकाल सकते थे। जैसे आपने कैसे निकाला, कैल्शियम सल्फेट का तुल्यंकी भार, है ना बेटा, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे, Ca2+ का तुल्यंकी भार प्लस सल्फेट का तुल्यंकी भार। भाई देख कैल्शियम का गत्तो बाया 40, 2, और सल्फेट आंटे ये 32 और ये 64/2, ऐसे तो निकाल दो आयन का। तो ये कितना आ गया, 20, और अंडा कत्तो आगो भाई 6, 96, 96 में तू करोगे तो 48, और कत्तो आगो रे 60। कैसे भी निकाल ले रे दोस्त, किसी भी लवण का तुल्यंकी भार निकालने का प्यारा सा तरीका आपके सामने। हेलो दोस्तों, कैसा लगा ये तरीका? अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, हम तो आपके लाइक और शेयर के भूखे हैं जी। अगर आप जितनी ज्यादा तादाद में अगर लाइक शेयर करते हो तो हम आपको दुगने जोश से उस चीज को पढ़ाते हैं। समझ आ रहा है? चलिए, तो अब आ जाइए सर, अब जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है जी अम्ल का तुल्यंकी भार। ठीक है, अम्ल का तुल्यंकी भार पूछा था थाने, तो चाल बादियो आ जाओ, आओ रे भक्तो, इन्हें नोट कर लीजो। नोट कर लिया क्या? फटाफट नोट करो, कर लिया ना? आ जाओ। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले सफर की ओर, और वो अगला सफर हमारा ये है कि अम्ल का तुल्यंकी भार कैसे निकालोगे। अम्ल का तुल्यंकी भार कैसे निकालेंगे बेटा? अम्ल का तुल्यंकी भार निकालने का फॉर्मूला है, तू भार निकालने का फॉर्मूला है अम्ल का द्रव्यमान बटा क्षारकता। ये क्षारकता क्या होती है?
विलियन में दिए गए H+ आयनों की संख्या। जैसे HCl का निकालना है, तुल्यंकी भार, हाइड्रोजन 1, ये 35.5, और ये जलीय विलयन में कितने H आयन देगा? 1। तो भैया कितना निकल कर आया? 36.5। आप H2SO4 का निकालिए, H2SO4 का, H2SO4 का तुल्यंकी भार निकालूं तो देख, हाइड्रोजन अंकल 2, और ये 32, 64, 96 आएगा रे यार, 98। और ये कितने जलीय विलयन में H आयन देगा? 2। तो हमारे पास कितना आएगा? कितना आ गया? 49। ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ना बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्लों की जो क्षारकता होती है ना, क्षारकता, वो बेटा COOH की संख्या के बराबर होती है। जैसे आपसे कोई कहे एसिटिक एसिड, सिरका, इसका तुल्यंकी भार निकालना है, तो तो बेटा इसका जो आएगा ना, ये कितना आएगा सर? कार्बन 12, तो ये 60 आ जाएगा सर टोटल। कार्बन तो 12, तो 24, और 24 और ये 4 कितने हो गए? हाइड्रोजन 24 और 4 28, और ऑक्सीजन आंटी कितनी? 16 दूना 32, तो ये आ जाएगा सर। और इसमें प्रति COOH एक क्षारकता होती है, तो एक आ गई, तो इसकी 60। एक है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल COOH होता है भाई। अब इसका तुल्यांकी भार निकाला, तुब्बा, तो तुब्बा कैसे निकालते हो? तुरमानी भार, कार्बन तो हो गया भैया 2, तो ये तो हो गया हमारे 24, ऑक्सीजन आंटी कितनी? 4, 16 चुक्को 64, और ये आ गया 2, और टोटल आ गया 2, ये 8 और 2 10, और ये 8 90, यानी कि हमारे पास आ गया 45। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी अम्ल का तुल्यंकी भार निकाल सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, एक तो ये देखो, ये लोचा है, यहां पर एक अपवाद है, और एक अपवाद और है, मैं उसकी ओर और चलूंगा। और वो अपवाद हमारे पास क्या आता है? वो आता है फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों का तुल्यंकी भार हमसे निकालने के लिए कहा जाता है। और जो फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों का तुल्यंकी भार निकालने के लिए कहा जाता है ना, वहां पर केमिकल लोचा है। और वो केमिकल लोचा क्या है, उसको हम लोग अब समझेंगे अभी, आपके लिए अभी। फटाफट से इसको नोट किया जाए। कर लिया? अब आ जाओ बेटा, देख, एक तो है हमारे पास H3PO3, PO4 ले लेते हैं पहले, H3PO4, एक है जी H3PO3, और एक है हमारे पास H3PO। कई लोग कहते हैं रट ले इसको, लेकिन आप रटो मत, पहले इसकी संरचना देखो। देखो, आप सबसे पहले तो ये कर दिया, P डबल बॉन्ड O लगेगा हर फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल के सूत्र, लग गया। अब आप क्या करो सर, ये जो हमारा जो फास्फोरस भाई साहब, इसकी संयोजकता 5 होती है इसमें, तो 5 होती है, 2 ही होगी। अब बची कितनी? 3। अंडा 3, अंडा 3। अब देख भाया, अब कहीं छे भाया अंडा ऑक्सीजन लगा दे रे भाई, तो कितनी ऑक्सीजन बची तेरे पास? 3 के 3 यहाँ लगा दे, और इनके साथ जोड़ दे हाइड्रोजन। अब देख बेटा, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है, तो तुलनात्मक रूप से अधिक है, तो ये क्या करेगा? आसानी से ये देगा क्या? H आयन देगा। ठीक है, ये देखो, ये 3 है, तो इसकी जो क्षारकता है ना साहब बॉस, इसकी जो क्षारकता है, वो क्षारकता कितनी आ जाएगी? 3। इधर देखना बेटा, यहां पर ऑक्सीजन 1 है, अब हमारे पास ऑक्सीजन बच गई 2, अब 2 बच गई, और हाइड्रोजन है 3, तो एक तो यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, और एक यहां लगा दिया।
ये आयनीकृत होगा, ये H प्लस आयन देगा। फास्फोरस की विद्युत ऋणता इतनी है नहीं कि साहब ये क्या करे, हाइड्रोजन को H प्लस आयन के रूप में मुक्त करे। तो साहब यहां पर इसकी जो क्षारकता है वो क्षारकता कितनी आ जाएगी साहब? भाईजान यहां पर इसके लिए एक ऑक्सीजन ही बचा, बाकी जगह आप 2 लगा दीजिए, यहां पर 1 लगा दीजिए, एक OH आ गया दोस्त। तो इसकी जो क्षारकता है वो क्षारकता कितनी आ गई? 1। अब अगर आपको इन अम्लों के तुल्यांकी भार निकालने हैं तो क्या करोगे भाई? इनका जो मात्रा है, इनका जो भार है, मान लीजिए x है, इसमें 3 का भाग लगा देना, इसमें आप 2 का भाग लगा देना, और इसमें कितना लगा देना जी? 1 का भाग लगा देना। ये इसका मटकता हुआ चटकता हुआ आपको तुल्यांकी भार पता लग जाएगा। बेटाओ उम्मीद है आपको अम्लों का तुल्यांकी भार भी निकालना आसानी से आ गया। ठीक है, हमारा उद्देश्य यही है कि आप आराम से इन चीजों को सीख लें, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। चलिए एक लास्ट का आगाज और कर दिया जाए, और वो आज लास्ट में मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं वो है कि क्षार का आप कैसे निकालोगे तुल्यांकी भार। तो हे मित्रों, हे मेरे बच्चों, इसको आप उतार लीजिए। उतार लेने के बाद फिर मैं आपको क्षार के सफर पर ले चलूंगा। ठीक है, तो आइए सर, अब हम लोग बड़े प्यार से क्षार बाबा को याद कर लेते हैं। क्षार का तुल्यांकी भार, भाइयों इनका तुल्यांकी भार निकालने का हमारे पास तरीका है। क्षार का द्रव्यमान बट्टा, यहाँ क्या आएगी? अम्लता। और अम्लता का मतलब क्या हुआ? विलयन में, विलयन में त्यागे गए क्या? OH आयनों की, आयनों की अरे संख्या रे बच्चों। ये जितने भी आप देख रहे हो, NaOH है, KOH है, रुबिडियम ये है, इन सब की अम्लता कितनी है साहब? 1। ठीक है, आप जैसे NaOH का निकालना चाहते हैं कि NaOH का आप तुल्यांकी भार निकालिए। कैसे निकालूं? सोडियम 23, ये आ गया तो 40, और अम्लता कितनी है? 1, तो आ गया 40। पायाओ जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मारे कने, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से मारे कने, और अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से पाया। अब ई के अम्लता 31 है, इन सब की अम्लता है 2, तो इनके भार में आप 2 का भाग लगा दीजिए। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, हाँ साहब, ठीक है, इनकी क्षारकता जैसे हम बात करें FeOH का होल थ्राइस है, इनकी अम्लता कितनी हो गई सर? इनकी अम्लता हो गई 3, तो आप क्या करें? इनमें इनका 3 का भाग लगा दें। बेटा आपने देखा होगा कुछ भी नहीं है, टुच्ची चीजें टुच्ची, राइट। मैंने आज आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया परमाणु भार। परमाणु भार कहां से आया ये बताया मैंने। परमाणु भार AMU क्या मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बतलाया। मैंने आपको अणुभार के बारे में बतलाया, अणुभार क्या होता है, और मैंने आपको तुल्यांकी भार के बारे में बताया, जो हमारे सिलेबस में ये चीजें सारी की सारी हैं। और हमें फोड़ कर आनी है मित्र, हमें नौकरी चाहिए, हमें टीचर बनना है, और तुम बनोगे बच्चों, बनोगे। ठीक है, बस आप क्या करते रहिए, आप इनको पढ़ते रहिए। ज्यादा तो मैं पढ़ाता ही नहीं हो रे, ठीक है, आप इनको पढ़िए। कोई भी समस्या आई है तो हमसे पूछिए। तो यार मेरे भाई, मेरे बेटा, मेरी बेटी, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अब मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूं, और इस इंस्पायर एकेडमी जयपुर के प्लेटफॉर्म पे राहुल गुप्ता कल फिर मिलेगा। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।